नीट का पेपर लीक हुआ, जो सीबीएसई का पहले से चलता हुआ सिस्टम था उसको ही वापस से ला देना चाहिए। 12वीं में जो मार्किंग स्कीम है ऑन स्क्रीन मार्किंग, उसे लेकर गड़बड़ियां सामने आई। OSM चेकिंग को पहले टेस्ट करना चाहिए था, बिकॉज इतने एडहॉक वे में इम्प्लीमेंट करना गलत था। भारी विरोध हो रहा है बच्चों और उनके अभिभावकों के बीच। किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करने से पहले उसमें थोड़ा होना चाहिए, इवैल्यूएशन का सिस्टम होना चाहिए। नीट भी हो रहा है तो उनको टेंशन भी है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर्ड है या नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आज हम पहुंचे हैं बच्चों के बीच, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर, उससे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए और बच्चों के भविष्य को लेकर इनके मन में सवाल है, एक घबराहट है, एक डर है और हमें ऐसा लगता है एनडीटीवी इंडिया पर कि उन सवालों को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज मैं यहां पर डीपीएस मथुरा रोड के छात्रों के बीच पहुंची हूं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद ओएसएम यानी कि 12वीं में जो मार्किंग स्कीम है ऑन स्क्रीन मार्किंग, उसे लेकर गड़बड़ियां सामने आई हैं, उसे लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो कि 9वीं कक्षा में लगाया गया, उसे लेकर एक भारी विरोध हो रहा है बच्चों और उनके अभिभावकों के बीच। इन सब को एड्रेस करने के लिए आज मैं बच्चों के बीच पहुंची हूं और उन्हीं से पूछूंगी कि समस्याएं क्या हैं। मैं बता दूं कि हमारे साथ डीपीएस मथुरा रोड के प्रिंसिपल डॉक्टर राम सिंह मौजूद हैं। तालियों से जरा स्वागत कर दीजिए उनका। अपराजिता गौतम जी हैं, प्रेसिडेंट हैं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की। हमारे साथ दीपक रहेजा जी हैं, जाने माने साइकियाट्रिस्ट हैं, और एसके दत्ता जी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। इन सब से मैं सवाल लूं, लेकिन मैं सबसे पहले बच्चों के बीच जाना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरह ओएसएम मार्किंग 12वीं में, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियों की खबर आई। बच्चों ने अपनी मार्कशीट्स लगाई और उन्होंने कहा कि देखिए ये पहली, एक बच्चे ने अपनी आंसर शीट के लिए कहा कि ये मेरा पर्चा है ही नहीं। ऐसी कई शिकायतें सामने आई, तो मैं उन शिकायतों से शुरुआत करना चाहती हूँ। मुझे बताया कि बेटा आप खड़े हो जाइए, आपका नाम क्या है? आशी मित्तल। आशी, आपने अभी 12वीं की परीक्षा दी है, तो मुझे बताइए हुआ क्या? मेरे 12वीं में 95.2% आए थे एंड आई वॉज नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट, बिकॉज मेरे हिसाब से फॉर एग्जाम्पल 3 सब्जेक्ट इंग्लिश, लीगल स्टडीज़ एंड हिस्ट्री, उसमें 93% आए थे। इंग्लिश मैंने तीनों कॉपीज़ रीवैल्यूएशन के लिए भेजी थी। पोर्टल रीवैल्यूएशन का May 19 को खुला था, सब ने पेमेंट्स कर दी थी, मगर डेट लॉजिस्टिकल एरर्स की वजह से एक्सटेंड होती गई एंड 25 मई को फाइनली हमें हमारी आंसर शीट्स मिली। अच्छा, बीच में काफ़ी कॉल्स किए थे, मेल्स भी डाली थी एंड मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको अभी भी नहीं मिली अपनी आंसर शीट्स। अच्छा, और उन आंसर शीट्स की जरूरत होती है आगे के लिए? बिल्कुल, बिकॉज इंग्लिश में जैसे मेरी आंसर शीट मुझे मिली और मैंने देखा कि मेरा पूरा पेपर सही है सिर्फ एक MCQ के अलावा, एंड 5 मार्क के एक आंसर में एग्जामिनर ने टिक कर रखा है हर जगह, मगर मार्क्स नहीं दे रखे हैं। अच्छा, तो मेरे 5 मार्क उधर चले गए। ऐसे ही लीगल स्टडीज़ के पेपर में पूरे आंसर्स में हाफ मार्क कट रखा है। मार्किंग स्कीम से कंपेयर करने के बाद ये देखा कि एग्जैक्ट सेम आंसर है, इनफैक्ट मोर एनहांस्ड है और लेंदी है, बट पूरा एग्जैक्ट सेम आंसर है। एंड वहाँ पे भी बहुत आर्बिट्री चेकिंग हुई थी। तो इस सब को लेके मेरा मानना है कि OSM चेकिंग को पहले टेस्ट करना चाहिए था, बिकॉज इतने एडहॉक वे में इम्प्लीमेंट करना गलत था। अब देखिए, जो ये बात बता रही हैं, इसी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि पहले उसे टेस्ट करना चाहिए था, उसके बाद उसे लागू करना चाहिए था। यही 3rd लैंग्वेज फॉर्मूला के साथ हुआ है कि 3 लैंग्वेजेस 9वीं कक्षा में लगा दी गई, लेकिन अब बच्चों को पता नहीं था, अचानक से उन्हें कहा गया उनकी किताबें नहीं है। ये समस्या भी सामने आ रही है। जैसा इन्होंने कहा, बेटा बैठ जाइए आप, जैसा उन्होंने कहा कि आर्बिट्ररी चेकिंग हो रही है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग सब इसके लिए तैयार हो रहे हैं, आपको क्या लगता है, आप कुछ कहना चाहते हैं आज सरकार से? क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों के सवाल जाने चाहिए। आप लोग जाएंगे, अब आप लोगों की भी पेपर चेकिंग होगी। अभी जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, कुछ मन में डर लगता है? अवश्य, हमें भी डर लगता है कि हमारे जो पेपर है वो भी गलत तरीके से चेक किए जा सकते हैं। मेरे अनुसार तो जो सीबीएसई का पहले से चलता हुआ सिस्टम था उसको ही वापस से ला देना चाहिए ओएसएम की जगह। अच्छा, आपको लगता है ऑन स्क्रीन मार्किंग नहीं, जो पहले चेकिंग होती थी उस तरह होना चाहिए? आपको भी ये लगता है? जी मैम, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि पहले हम OSM को हमें टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद ही हमें पेपर चेक करना शुरू करना चाहिए आगे के बैच के लिए। अच्छा, आगे के बैचेस के लिए, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि भाई इनका भी नंबर आएगा तो उसमें दिक्कत हो सकती है, और ये स्वाभाविक भी है। मैं एक बार पूछूंगी, सर आप इनके पेरेंट हैं? जी। तो आपको लग रहा है कि आपसे भी बहुत सारे आपके पेरेंट कम्युनिटी होती होगी, बात करते होंगे, क्या उनको क्या मन में आता है?
OSM may not be a problem. OSM की प्रॉब्लम नहीं है. इसको मेन जो है, इनको पहले किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करने से पहले उसमें थॉरो होना चाहिए. थॉरो में पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद जब ये सक्सेसफुल होंगे उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे. नॉट दैट कि इनको वन फाइन डे उनको ख्याल आता है कि OSM में करना चाहेंगे, OSM में कर देते हैं. अच्छा. आई मीन इट हैज टू बी ट्राइड एंड टेस्टेड. पहले भी इन्होंने एक बार OSM आई थिंक 2015 के आसपास इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, बट उसमें अनसक्सेसफुल रहे, इन्होंने छोड़ दिया. प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं है. टेक्नोलॉजी तो हमें एडवांस करनी ही चाहिए और आगे हमें बढ़ना ही चाहिए, बट उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले इनको उसको टेस्ट करना चाहिए, थॉरोली होना चाहिए. नॉट दैट ये सॉरी मैडम. अब पेपर्स में क्या हुआ, आंसर शीट में क्या हुआ, जैसे कि आपने भी कहा, किसी बच्चे की एक शुरू की शीट है, उस बच्चे की है, आगे किसी और की लगी हुई है, ब्लर है. क्यों हम अपनी क्वालिटी को बेहतर नहीं कर सकते? क्यों प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में बेहतरीन क्वालिटी है, सरकार क्यों नहीं कर सकती, जबकि सरकार के पास सारी एडवांस फैसिलिटीज मौजूद हैं? तो सरकार को अपने आप को एडवांस करके सेम क्वालिटी हम बात करते हैं. तो ये जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले इस सब का अगर एक जांच मूल्यांकन हो जाता, उसके बाद इसे लागू किया जाता तो वो बेहतर होता. मुझे ऐसा लगता है जो कंप्लेंट्स आपकी आ रही हैं, डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, ये मूल्यांकन को लेकर, चेकिंग को लेकर, थर्ड लैंग्वेज को लेकर, आप भी घिर रहे होंगे सर. बहुत सारे पेरेंट्स आपको आके सवाल पूछते होंगे. हाँ, ये बात है कि पेरेंट्स और बच्चे थोड़े से विचलित हैं जिस तरह से चीज़ें हुई थी. देखिए, हम शुरू करते हैं OSM से. तो ये तो टेक्नोलॉजी, जैसा पेरेंट्स भी बता रहे थे, कि अच्छी चीज़ है, बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, क्विक रिजल्ट है. टीचर्स अपने स्कूलों में बैठे हुए कॉपियों को चेक कर सकते हैं और मिस्टेक्स कम होती है. थोड़े से मेरा भी मानना है कि प्रैक्टिस इसकी होनी चाहिए थी, टीचर्स को थोड़ा और ट्रेन करना चाहिए था, या जिन कॉपियों में अगर प्रॉब्लम थी तो उसको फिर से रीइवैल्यूएट का एक सिस्टम, हमको पता नहीं है कि CBSE ने किया है या नहीं. अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो रीइवैल्यूएशन का सिस्टम होना चाहिए. क्योंकि बच्चे जो होते हैं, इनके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन पूरे लाइफ टाइम के एग्जाम्स होते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं. पूरे टीचर्स जो स्कूल का सिस्टम है, सब लगा रहते हैं और सब देखे रिजल्ट के दिन इतने टेंशन में होते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसे होगा, स्कूल का या किसी बच्चे का. तो जहाँ इतने लोगों का जुड़ाव है, भावनात्मक और साइकोलॉजिकली बच्चे जुड़े हुए हैं, तो एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है. हमको लगता है कि CBSE आगे और ध्यान देगा और टेक्नोलॉजी को छोड़ना नहीं है. हम नहीं कहते हैं कि OSM से ही चीज़ें हुई हैं. और इसको टेक्नोलॉजी के साथ कैसे और परफेक्ट किया जा सकता है. अगर जैसा कि बताया जा रहा था, अगर सभी सब्जेक्ट के लिए नहीं करना है तो पहले 2 सब्जेक्ट के लिए शुरू करें, 3 के लिए करें, या इसको स्कूलों में इसकी एक प्रैक्टिस कराएं, या जो CBSE के ऑफिसर्स हैं, जो कॉपियाँ ब्लर आई हैं, तो उनका भी कैसे फुल प्रूफ किए थे कि नहीं किए थे कॉपियों को भेजने के लिए पहले, कि टीचर्स पे पहुंचने के पहले, कि कॉपियां जो हैं करेक्ट जो है स्कैनिंग हुई है. क्योंकि बड़ा लार्ज स्केल, यू नो दैट, कि CBSE में अप्रोक्सीमेटली 45 लाख चिल्ड्रन 10 और 12 में बैठते हैं. और जहां जिस कंट्री में 45-50 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम के रिजल्ट का वेट करते हैं, तो वहां पर एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा सीरियस और सिंसियर होने की जरूरत है. बिल्कुल सर, जो बात आपने कही है, मैं ये चाहती हूँ कि इससे एक बड़ा एक डर जो मन में बैठता है. डॉक्टर रहीजा, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं जरा बच्चों से पूछना चाह रही हूं, जब नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद अब ये OSM की गड़बड़ियां आई, क्या आप लोग इसको लेकर घरों में बात करते हैं? आपको स्ट्रेस फील होता है कि कहीं हमारे साथ कुछ ना हो? जिनको लगता है वो जरा हाथ खड़ा करेंगे, जिनके घरों में ये बातचीत होती है कि भाई ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर कैसे ये गड़बड़ी हो रही है. अच्छा, आप बस इतने ही बच्चों को लगता है, बाकी सब लोग संतुष्ट हैं, बाकी सबको नहीं लग रहा कुछ? चलिए, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है? नो मैम, एक्चुअली नहीं ठीक है. ऑफ कोर्स नीट का पेपर लीक हुआ है, इससे कहीं बच्चों के फ्यूचर अफेक्टेड हैं. और बिल्कुल भी सही नहीं है. गवर्नमेंट के पार्ट पे ये बहुत गलती हुई है कि उन्हें ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए था. एंड इट्स वेरी रॉन्ग. देखिए, एक जो तर्क दिया जाता है वो ये कि हम एक ऑनलाइन प्रोसीजर की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपस्केल कर रहे हैं, और इसीलिए हम फिजिकल चेकिंग से ऑनलाइन चेकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं. लेकिन क्या आपको लगता है कि उसके लिए हम अभी तैयार हैं? मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जब ये गड़बड़ियां आई, आप लोगों के भी दोस्त होंगे 12th में, अभी एक बच्ची ने यहाँ बताया, आप लोगों को भी दोस्त होंगे, क्या एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए हैं? क्या उनको लगता है इस तरह का डर? कोई बताएगा इसके बारे में? आपको लगता है? मैम, मुझे लगता है कि अगर ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं तो मतलब बच्चों में भी एक डर का माहौल है कि मतलब हमारे साथ ना हो जाए ऐसा. और मतलब मेरे भी जो भी रिलेटिव्स हैं या जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ है. और अब रीनीट भी हो रहा है, तो एक उनको टेंशन भी है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर्ड है या नहीं है.
हाँ, एक टेंशन जो रहती है कि भाई हमारा भविष्य क्या है, इस तरह से जो हो रहा है उसके बाद भविष्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रहेजा, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या लगता है आपको ये जिस तरह से एक बच्चों के मन में एक डर है, मैं आज इसीलिए ये शो इसलिए कर रही हूं क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। शायद बच्चे उस हद तक उस बात को समझ ना पाए, अभिभावकों में भी एक टेंशन है, बच्चों में भी एक टेंशन है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज के चलते एक असमंजस की स्थिति आ जाती है। एक बच्चा जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, हमने कह दिया कि सरकार को उसको बेहतर करना है, टेस्ट करना चाहिए था, आगे टेस्ट कर लेंगे, बट फॉर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड जिसने 2026 में उस एग्जाम को दिया, दैट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उसकी एसोसिएशन, उसकी आइडेंटिटी, उसका फ्यूचर, उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड उसकी शेपिंग ऑफ हाउ ही सीज। अभी मैंने बाहर प्रिंसिपल साहब के बाहर पढ़ा कि नॉलेज इज द प्योरेस्ट असेट दैट यू गॉट, समथिंग टू द ट्यून। तो अगर नॉलेज प्योरेस्ट है और अगर हम अपने बच्चों में ये इम्बाइब करना चाहते हैं, ये भावना कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक आंकड़े के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, एक सिर्फ परसेंटेज लाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। द पर्पस ऑफ दैट इज टू गेट नॉलेज। एंड अनफॉर्चुनेटली जब हम पढ़ रहे थे शायद उतनी होलिस्टिक तरीके से, आज मुझे अगर कोई पूछे कि एक चीज आप अगर जिंदगी में करना चाहें तो मैं ये कहूंगा, मे बी इफ आई एम अलाउड टू गो बैक टू स्कूल अगेन, बिकॉज जब हम पढ़ते थे तो हमें समझ नहीं थी कि शिक्षा का जो मूल मकसद है वो नॉलेज को गेन करना है, वो सबसे बड़ा आपका असेट है। तो आई थिंक इन बच्चों के साथ जब आप सुनते हो कि नीट का पेपर लीक हो गया, आई मीन इट प्रोड्यूसेस अ एम्बिवलेंस वेयर इट टेक्स अवे द ट्रस्ट इन द सिस्टम। और वो जो एड्रेनलिन पंपिंग आती है, जो बच्चा एक बढ़ता चला जा रहा है और फिर जब वो फिजल आउट हो जाती है और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दोबारा अपीयर करे और उसी थ्रस्ट के साथ, उसी वेग के साथ, उसी एनर्जी के साथ उसे परफॉर्म करे। I truly empathize. It's not easy. मैं एक चीज पूछ रही हूँ, अभी थोड़े बच्चे मुझे बोल रहे थे कि हमें कोचिंग के लिए जाना है, तो जरा बताइए किस चीज की कोचिंग ले रहे हैं आप? खड़े होकर बताइए, खड़े हो जाइए। किस चीज की कोचिंग के लिए जा रहे हैं? जेई के एग्जाम के लिए हम लोगों ने कोचिंग ले रखी है। अच्छा, अब आपने सुना कि जेई में कुछ बच्चे ऐसे थे 12वीं में जिनके जेई के एंट्रेंस के लिए नंबर आए और उसके बाद उनके जो 12वीं के नंबर थे वो 75 से भी कम थे, ऐसा भी घटनाएं आई? हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसके कम, मतलब जेई के लिए अपीयर नहीं हुआ था, लेकिन उसने सोचा था जेई देगा, लेकिन उसके बोर्ड में नंबर परसेंटेज वो क्लियर नहीं कर पाया जितने बोर्ड में चाहिए होते हैं। अच्छा, तो इस वजह से उसने नहीं दिया फिर पेपर। और कुछ लोगों ने रीचेक कराया, उनके नंबर फिर बेहतर हो गए। तो ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं, उससे भी एक डर होता है। ऐसा अभी मैंने तो सुना नहीं है, मेरे किसी दोस्त का हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा चल, भगवान न करे हो। देखा है, न्यूज में आ रहा था, देखा है मैंने, ऐसा होता है। ठीक है, बैठिए। मुझे ये बताइए, जो बच्चे, आप लोग सब क्योंकि 12वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें कुछ चेंजेस जो हुए हैं, उन्हें लेकर आपको, आपके पेरेंट्स या घर में आप लोग बात करते हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये जो बदलाव हुए हैं एजुकेशन सिस्टम में, इसको लागू किया जा रहा है, आप लोगों के छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन होंगे, उनके साथ कोई चर्चाएं होती हैं? यस मैम, होती तो है। मोस्टली मैं और मेरे माँ बाप, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, सो वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स। पर अभी जैसे 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला आया है, दैट इज़ वेरी वियर्ड, बिकॉज जो बच्चे हैं दे कैन नॉट चेंज लैंग्वेजेस। उन्होंने 8th तक कुछ और लैंग्वेज पढ़ी और 9th में उनको कुछ और लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। वो उनके लिए मानसिक, उन पर बहुत नेगेटिव प्रभाव डालेगा एंड इट इज़ जस्ट वेरी बर्डनिंग। तो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, क्योंकि अब उनके नंबर भी कम आएंगे, क्योंकि उन्होंने 8th तक तो पढ़ा नहीं, तो 9th में नंबर कम आएंगे, दे विल गेट वेरी डिमोटिवेटेड एंड हो सकता है दे मे टेक रॉन्ग एक्शंस। इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, और मैं, आपने क्योंकि ये कहा है तो मैं इसे जरा दोहरा देती हूँ। बच्चों के बीच में आपके अभिभावक, आपके टीचर्स हैं, किसी तरह का कोई रॉन्ग एक्शन जिसकी उन्होंने बात कही, ऐसा सोचना भी नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी कहीं बड़ी है इस पढ़ाई से। और मैं ये समझ सकती हूँ कि भविष्य उस पर निर्भर होता है, लेकिन सिर्फ भविष्य उसी से निर्भर नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की कोई सोच भी आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। उन्होंने 3rd लैंग्वेज की बात की। 3rd लैंग्वेज मैं एक बार बता दूं अपने दर्शकों को भी कि कैसे
एक 12वीं में OSM पहली बार हुआ, ऑन स्क्रीन मार्किंग, उसे लेकर समस्याएं खड़ी हुई। 8वीं के बाद 9वीं में जब बच्चे जा रहे हैं तो उन्हें कहा जा रहा है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपना है, यानी कि 3 लैंग्वेजेस लिए जाएंगे। अब उसमें आपको 2 इंडियन लैंग्वेजेस लेनी है। बच्चों को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने 2 पढ़ी है, एक उन्होंने 3rd लैंग्वेज शायद स्पेनिश पढ़ी हो, जर्मन पढ़ी हो। अब उन्हें जो बच्ची ने कहा कि एकदम से एक बोला जा रहा है इंडियन लैंग्वेज पढ़िए, उन्हें लग रहा है हम पता नहीं कैसा इसमें कर पाएंगे, उसको लेकर एक दिमाग में टेंशन है। मैम बिल्कुल टेंशन है, बिकॉज अब पहले तो बच्चे को 4th क्लास में चॉइस ऑफ लैंग्वेज का बोला गया था, तब उसने एक फॉरेन लैंग्वेज ली है। फिर 8th क्लास के बाद जब वो 9th में आया तब एक ऑप्शन दिया गया था कि आप अपनी चॉइस की लैंग्वेज को पढ़ो, आप उसको आगे लेके जाओ। अब सडनली 9th में आके एक गलत डिसीजन लिया गया। ये बहुत ही ज्यादा गलत डिसीजन है। बच्चे तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है इस चीज को लेके, वो दुखी हो गए हैं क्योंकि उनको एक हिंदी तो चलो पढ़ लेंगे, लेकिन जो एक संस्कृत का जो एक प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर, जो कि उनको यूसेज नहीं समझ में आ रहा है कि 9th 10th के बाद आगे क्या करेंगे। अब ये बड़ी बात है। हाँ, बहुत ही डिमोटिवेटेड जो बात उन्होंने कही कि वही तीसरी लैंग्वेज जो हम सीखेंगे उससे करेंगे क्या, अब ये चीज उनके दिमाग में चल रही है कि करेंगे क्या। 13-14 साल के बच्चे को आप एकदम सडनली बोलो कि नहीं आपने अब ये नहीं पढ़ना, अब आपने ये पढ़ना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये इतनी समस्याएं आप सुन रहे हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन की जो कमी है, मैं ये नहीं कह रही इंटेंशन शायद सही हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है, ये तो बिल्कुल खुलकर लग रहा है। नमस्कार सुचरिता जी, मैं जानता हूं कि आप मुझे ग्रिल करेंगे इस सवाल को लेके। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, आप प्लीज। पर यहाँ पे 2-3 चीजें जानने की बहुत आवश्यकता है जी। पहला विषय आया है OSM को लेके। मैं समझता हूं कि इस पे मेरा एक सुझाव रहेगा NCERT को और CBSE को कि बच्चों के ऊपर ही छोड़ दीजिए, ऑप्शनल कर दीजिएगा। क्या आप ऑनलाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन करना चाहते हैं? जब तक टीचर उस चीज को लेके एक तरह से परिपक्वता नहीं आ जाएगी, तब तक आप दोनों स्कीम को चलाते रहिए 6 महीना, 8 महीना, 1 साल तक। उसके बाद एक पूरा ऑनलाइन सिस्टम पे आ जाइएगा। तो ये जो चीजें चल रही है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसमें तो डबल लोड हो जाएगा सर। नहीं, डबल लोड ऐसे कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो ऑनलाइन डबल लोड की बात नहीं है। यहाँ पे पहले ही टिक करे कि मुझे रिवैल्यूएशन फिजिकल मोड पे चाहिए। जो बच्चे चाहते हैं कि उनके रिवैल्यूएशन आपके मतलब कि ऑनलाइन मोड पे किया जाए, तो जो टीचर उसके लिए सक्षम है उनके पास भेज दिया जाए। जो टीचर उस चीज के लिए सक्षम नहीं है, उनको लगता है कि और ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ऑनलाइन मोड पे चीजों को देखने के लिए, वो फिजिकल मोड पे एग्जिस्टिंग। नहीं, आप ये मान रहे हैं कि ऐसी टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पेपर चेकिंग में बहुत क्वालिफाइड नहीं है, वो नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से दिक्कत आ रही है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो काफी माहिर है ऑनलाइन चीजों पे, बहुत सारे हैं जिनको और ट्रेनिंग की जरूरत बिल्कुल है, और ये सच्चाई है। तो इस पे दोनों ऑप्शन आप रखिएगा, दोनों ऑप्शन के हिसाब से कीजिएगा। अब बात आती है 3 लैंग्वेज को लेके। मैं सीधा यहाँ पे सवाल पूछता हूँ कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्यों नहीं होना चाहिए इस देश में? अच्छा, इस देश में बिल्कुल होना चाहिए। और मैं तो एक स्टेप और आगे जाऊंगा। मैं कहूंगा कि Y from 8th और Y from 9th स्टैंडर्ड आप 6ठी कक्षा से कर दीजिएगा। पर सर वो समस्या वही है, अगर 6ठी से करेंगे तो सब खुश रहेंगे। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? यही तो समस्या है। अगर 6ठी से कर दे तो बच्चा पढ़ता रहेगा, तो उस पर एकदम से दबाव नहीं पड़ेगा। सुचरिता जी क्लास से ऑलरेडी है, हो गया है 6 क्लास से नहीं, 6 क्लास से हो गया है, लेकिन इस बार जो 9वीं की कक्षा में बच्चे हैं उनके लिए अचानक से सुचरिता जी, यहाँ पे एक कहावत है इंग्लिश में, बेटर लेट देन नेवर। 6ठी क्लास में आपने अगर नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 8वीं क्लास में उसका प्रयास नहीं कर सकते हैं या फिर उस पे आप नहीं आगे जा सकते। नहीं, तो फिर उसी 6ठी के बैच को जाने देना चाहिए था ना सर। सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि संस्कृत को लेके बहुत ज्यादा भूल धारणाएं हैं। मैं कहता हूँ कि संस्कृत जो है वो तो मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस है, मदर ऑफ ऑल यूरोपियन लैंग्वेजेस है। जिस तरह से संस्कृत को जानबूझ के कॉलोनाइजेशन के चलते जिस हिसाब से उसको एक तरह से मतलब अटेम्प्ट किया गया है उसको खत्म करने की, उसका बात सिर्फ संस्कृत की है क्या? उसमें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बच्चा कोई भी ऑप्ट कर सकता है, सिर्फ संस्कृत थोड़ा ही है, पंजाबी, मराठी, गुजराती कोई भी ले सकता है। मैं जब स्कूल में जब था, मुझे जब ऑप्शन दिया गया था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था। अब 8वीं कक्षा में और 9वीं कक्षा में क्या कह रहे
है, सीबीएसई कह रहे हैं कि आप कोई भी दूसरा इंडियन लैंग्वेज ले लीजिएगा। अब जो बांग्ला जिसको आता है वो थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से असमिया ले सकता है, क्योंकि स्क्रिप्ट में कोई अंतर नहीं है। असमिया और बांग्ला में र और ब में अंतर ठीक है। मैं जरा इसमें प्रैक्टिकल दिक्कत, आपने डॉक्टर दत्ता को सुना, इसमें प्रैक्टिकल दिक्कत क्या है सर? वो कह रहे हैं कि जिसको भाषा आती है वो ले लेगा वो भाषा, वो पंजाबी है तो पंजाबी पढ़ ले, गुजराती है तो गुजराती पढ़ ले, इसमें तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। थोड़ी तैयारी होके आना चाहिए था। बात यहाँ था कि समय देना चाहिए था, एक बच्चों को भी मेंटली तैयार करना चाहिए था, टीचर्स का अरेंजमेंट करना चाहिए था, बुक्स का अरेंजमेंट करना चाहिए। जैसा एक पेरेंट बता रही थी कि जुलाई मंथ में से शुरू हो जाएगा। आपके पास बुक्स है, आपके पास क्या सिलेबस ब्रेकअप बना हुआ है? अब देखिए डॉक्टर दत्ता, अब ये अगर बाद में आता है तो फिर देखिए होने के लिए हो जाएगा, लेकिन बस फॉर्मेलिटी हो।